मैं जिस बैकग्राउंड से था मैं अपनी फैमिली से फर्स्ट इंजीनियर जो मैं यहाँ तक आया हूँ। ये था कि बस एक अच्छी जॉब लग जाए और फिर मुझे तो पता भी नहीं था कि सर्विस बेस क्या होती है, प्रोडक्ट बेस क्या होती है। जब आज से 6 साल पहले, जब क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने बीसीए की है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। मीन्स आई मीन आपके वीडियोस, आपके पॉडकास्ट हमने देखे हैं एंड आई मस्ट से कि एक मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जिनके वीडियोस एंड पॉडकास्ट हमने रेफ़र किए आज उनके साथ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए एंड आज मेरे चैनल पे अपनी लर्निंग्स, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। सो आई एम श्योर ऑडियंस के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आई नो कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस आपके बारे में ऑलरेडी जानती होगी, बट इफ़ यू कैन प्लीज स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन सो दैट वुड बी हेल्पफुल। Okay, so first of all, thank you so much, Somya, for having me on your YouTube channel. Thank you once again. And hi everyone. So my name is Ajay Suneja, and currently I am working for Adidas as a front-end developer. So IT में 6 साल हो गए हैं और डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में काम किया है, फिर चाहे सपोर्ट हो, फिर चाहे डेवलपमेंट हो। और जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो मैं जावा में था, फिर फुल स्टैक हो गया और बहुत सारा स्विचिंग एक्सपीरियंस है। बहुत सारी कंपनीज़ के ऑफ़र लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में, और ऐसे करते करते 6 साल निकल गए हैं और ऐसे ही आगे जर्नी रहेगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर मैंशनिंग दैट। वेल सर, जैसे कि आपने सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी काम किया एंड अभी आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, तो ऐसा कुछ आप भी जानते हो मार्केट में चीज़ें हैं कि हम एक काइंड ऑफ हाइप है इफ़ यू आर वर्किंग फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सो इट इज़ गुड एंड काइंड ऑफ थिंग्स। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि लाइक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विद सर्विस बेस्ड कंपनीज। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मुझे लगता है क्योंकि जब मैं जिस बैकग्राउंड से था, मैं अपनी फैमिली से फर्स्ट इंजीनियर जो मैं यहाँ तक आया हूँ। ये था कि बस एक अच्छी जॉब लग जाए और फिर मुझे तो पता भी नहीं था कि सर्विस बेस क्या होती है, प्रोडक्ट बेस क्या होती है। जब आज से 6 साल पहले, जब क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने बीसीए की है और एमसीए की है। तो ऐसा कुछ प्लान भी नहीं था कि मैं आईटी में आऊँगा, ये भी प्लान नहीं था। और तो बस बीसीए किया और उसके बाद फिर सोचा चलो पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, फिर एमसीए किया और वहीं से ही प्लेसमेंट हो गया था। बट ये नहीं पता था कि जिस कंपनी में हुआ है उसका नेम वैसे एनआईटी टेक्नोलॉजीज था, नाउ अभी कोफोर्ज है। तो वहाँ पे ये नहीं पता था कि इसको सर्विस बेस्ड बोलते हैं, बट जाके समझा कि अच्छा, सर्विस बेस्ड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर सर्विसेज दे रही हो। जैसे इंश्योरेंस डोमेन है, बैंकिंग डोमेन है, तो इन डोमेन्स के ऊपर आप एज ए इंजीनियर काम कर रहे होते हो। वहाँ पे आप सपोर्ट कर रहे होते हो, डेवलपमेंट कर रहे होते हो, डिपेंड करता है। तो ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्ट बेस में भी काम कर रहा हूँ और एडिडास से पहले बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, अलग अलग जगहों से ऑफर्स लिए। तो ये ठीक है, सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड, बट अंदर काम वही हो रहा होता है, वही आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो और आपके पास स्टोरीज आती हैं, आप काम कर रहे हो। थोड़ा बहुत वर्किंग कल्चर अलग रह सकता है कि जब आप खुद के प्रोडक्ट पे डेवलपमेंट करते हो और किसी को आप सर्विसेज दे रहे हो, वहाँ थोड़े डिफरेंसेस रहते हैं। बट थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है। जैसे ऑनरशिप आपकी ज़्यादा होती है जब आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हो, क्योंकि आपका खुद का प्रोडक्ट है। जब आप किसी प्रोडक्ट पे सपोर्ट दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, वहाँ थोड़े से चेंजेस रहते हैं क्योंकि कोई आपके लिए क्लाइंट है, राइट। एक सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए कोई दूसरा क्लाइंट हो सकता है, जैसे टीसीएस का क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है ना। और कोफोर्ज के लिए क्लाइंट गूगल हो सकता है। तो इस तरीके से रहता है और उस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही होती है, चीज़ें आप सीख रहे होते हो। बट मुझे थ्रू आउट जो समझ आया पूरे अपने एक्सपीरियंस में, ये चीज़ रही कि एक सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है। कॉलेज टाइम पे रहता है कि खाली डेवलपमेंट है, बट ऐसा नहीं है। एक सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत सारी प्रोफाइल्स निकल के आती हैं, फिर चाहे फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड हो, फुल स्टैक हो, डेवऑप्स हो, क्लाउड हो, उन सभी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट कॉलेज में ऐसी कंडीशनिंग नहीं होती है। कॉलेज में लगता है बस खाली डेवलपमेंट ही है, बट ऐसा नहीं है। बाद में जाके पता चला कि यार और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ बहुत अच्छा स्कोप है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सर्विस बेस का, बहुत अच्छा रहा है और मैंने बहुत कुछ सीखा, बोलना सीखा, काम करना सीखा और काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट किया। और मुझे ऑन सेट अपॉर्चुनिटी भी ऑफर हुआ था जब मैं कोफोर्ज में था। और सो ओवरऑल इट वाज, हाँ, रिज़ाइन भी किया था, ऐसा नहीं है, बट मैं रिटेन हो गया था जब मैं काम कर रहा था वहाँ पे। और उसके बाद फिर दोबारा भी रिज़ाइन किया। तो ये पूरा एक्सपीरियंस था, बट येस, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस।
Okay, okay, got it. So next question is about your current organization. So I mean, I was going to one of your podcasts जहाँ पे आपने explain किया है कि कैसे कि आपने थोड़े ही टाइम में आई गेस आपने कोफोर्ज से शायद रिज़ाइन कर दिया था एंड देन यू गॉट दिस एडिड एस अपॉर्चुनिटी. सो इफ यू कैन जस्ट लेट अस नो कि कैसे अपॉर्चुनिटी मिली एंड कैसे मतलब आपने रीच आउट किया, कैसे चीज़ें रहीं, क्या ओवरऑल प्रोसेस रहा बेसिकली. देखो, थोड़ा सा बताया तो मैं कोफोर्ज मैंने 4 साल काम किया है, बट जब मुझे कोफोर्ज में 3 साल हो गए थे तो मैंने पहली बार रिज़ाइन किया कोफोर्ज से. तो रिज़ाइन करने के बाद मुझे फर्स्ट ऑफर आया था ड्रूम से, और एक और स्टार्टअप था हैदराबाद का, वहाँ से ऑफर आया था. तो ड्रूम मुझे ऑफर जो कर रहा था वो मुझे कोफोर्ज ने मैच कर दिया था, तो मैं कोफोर्ज में रिटेन हो गया. उसके बाद रिटेन होने के बाद उस पैकेज में बहुत बार ऐसा होता है, आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जब काम करते हो तो मेन डेवलपमेंट स्किल्स हैं आपके, सब कुछ ठीक है, टेक्निकली आप बहुत साउंड करते हो, बट अगर आपको फंक्शनली पता है बिजनेस कैसे वर्क करता है, जैसे वहाँ पे मैंने कहा इंश्योरेंस डोमेन है, बैंकिंग डोमेन है, ट्रैवल डोमेन है, उस डोमेन का अगर आपको आपको अच्छी पकड़ है तो आपकी डिपेंडेंसी अच्छी खासी बन जाती है. तो फिर वो कोशिश करते हैं कि अच्छा रिसोर्स हाथ से ना जाए. तो मैं रिटेन हो गया था. फिर 1 साल मैंने और काम किया, एक फ्रंट एंड के ऊपर अच्छा खासा प्रोजेक्ट आया था, तो मेरे साथ मेरी टीम और हमने बहुत अच्छे से डिलीवर किया. वहाँ पे हमने, अगर मैं टेक स्टैक बताऊँ तो हमने गेट्सबी पे काम किया, और एक हेडलेस CMS है विच इज़ कॉन्टेंटफुल, उसका यूज़ करके हमने एक एप्लीकेशन को डेवलप किया था. तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, पैकेज भी बढ़ गया था, बट 1 साल निकालने के बाद मुझे फर्स्ट ऑफर आया माइंडट्री से, फिर आया TCS से, फिर आया बिरला सॉफ्ट से, फिर आया ITC से. तो बहुत सारी सर्विस बेस के ऑफर्स आए, और फिर मेरे को लगा कि चलो, फिर मैंने दोबारा रिज़ाइन कर दिया. तो थोड़ा सा अजीब रहता है, कंपनी जैसे मैनेजर वगैरह कह रहे कि यार फिर तुमने फिर रिज़ाइन कर दिया, अभी तो हमने आपको रिटेन किया था. बट ये है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने कहा चलो चलते हैं. तो फिर दोबारा नहीं रुका मैंने कहा चलो अब निकलते हैं. तो फिर मैंने IT से ज्वाइन किया, ITC इन्फोटेक. तो बट हाँ जी, तो ITC में ना ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मुझे भूल के लिया था कि आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा. जब मैं कंपनी में चला गया तो मुझे बोला कि इस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट 8 साल एक्सपीरियंस की है. तो मैंने कहा यार, मुझे बोल के लिया और इंटरव्यू भी लिया, सब कुछ लिया, फिर मुझे बेंच पे डाल दिया वहाँ पे. अब मैंने कभी बेंच एक्सपीरियंस ही नहीं किया. सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है, बेंच होता है, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप बेंच पे रहोगे. तो बेंच पे चीज़ें फिर मैं था फ्रंट एंड रिएक्ट और बैक एंड में जावा, और वो उनकी जिस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी वो एंगुलर मांग रहे थे. तो एंगुलर मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, बट मुझे पता था चीज़ें कैसे होती हैं, बट वो एक्सपीरियंस एंगुलर डेवलपर मांग रहे थे. तो हमें ट्रेनिंग दी एंगुलर की, तो एंगुलर पे अच्छा खासा सीखा, प्रोजेक्ट बनाया. फिर एट दी एंड जब इंटरव्यू का टाइम आया तो क्लाइंट कहता नहीं, हमें एक्सपीरियंस चाहिए. तो वहाँ 1.5 महीने ख़राब हो गए. तो मुझे लगा ये हो क्या रहा है, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे. तो फिर मैंने सडनली एक दिन मुझे लिंक्डइन से एक मैसेज आया एक HR का, पेटीएम. तो मैंने कहा चलो ठीक है, पेटीएम के लिए देते हैं. फिर मैं उस टाइम अपने चैनल पे फ्रंट एंड के ऊपर काफ़ी कंटेंट बना ही रहा था, और जो इंटरव्यूज़ दिए थे वो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे. तो क्योंकि जब आप कंपनी के लिए काम करते हो वो एक्सपीरियंस अलग होता है, इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है. और तो तैयारी थी, तो मैंने कहा चलो देते हैं. तो पेटीएम के मैंने क्वेश्चंस वगैरह देख लिए कैसे पूछते हैं फ्रंट एंड प्रोफाइल के लिए, तो पढ़ लिए सारे. और उसके बाद फिर फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकंड राउंड क्लियर हुआ, थर्ड राउंड क्लियर हुआ, मैनेजमेंट राउंड होता है उनका एक, वो क्लियर हुआ, और पेटीएम का मुझे ऑफर आ गया. अब उसके बाद एडिडास, ऑल्दो उसी दौरान जब पेटीएम का लास्ट राउंड चल रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड है एडिडास में काम करते हैं, मुझे वहाँ से रेफरल मिल गया. क्योंकि एडिडास में क्या होता है ना कि हायरिंग बहुत कम होती है बट जल्दी क्लोज हो जाती है. तो वहाँ फिर मुझे ऑफर, मतलब फिर वहाँ से मतलब रेफरल लग गया, फिर इंटरव्यू दिया वहाँ पे, वो क्लियर हो गया. और उसके बाद 3 राउंड बाद रिजल्ट आया कि आप सिलेक्टेड हैं. तो ऑप्शन था पेटीएम या फिर एडिडास. तो फिर मैंने ITC में बता दिया कि मुझे छोड़ना है, तो मुझे जल्दी रिलीज़ मिल गया वहाँ से. उसके बाद फिर मैंने कहा पेटीएम एडिडास, तो मैंने देखे पर्क्स वगैरह एडिडास के अच्छे थे, बेनिफिट्स अच्छे थे, तो मैंने एडिडास ज्वाइन किया एज अ फ्रंट एंड डेवलपर. ओके, गॉट इट. मतलब थैंक यू सो मच कि आपने एकदम प्रॉपर से. Also, I got confused in the starting. I thought ITC Infotech actually I wanted to mention, but yeah, I missed it with Coforge. ठीक है, तो लाइक जैसे कि आपने स्टार्टिंग से ही फ्रंट एंड में काम किया है एंड बैक एंड में जावा के साथ भी काम किया है. तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके लिए रिलेटेड टू दैट ओनली कि लाइक जैसे इफ़ समवन वांट टू एक फ्रेशर अगर इस डोमेन में फ्रंट एंड डेवलपर एज स्टार्ट करना चाहता है, या फिर लेट्स से एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है जो कि बैक एंड डेवलपर है बट ही और शी वांट टू एक्सप्लोर फ्रंट एंड पार्ट एज वेल. सो लाइक
आप क्या रोड मैप काइंड ऑफ सजेस्ट करेंगे दैट दे कैन फॉलो एंड दे कैन गेट इनटू दिस डोमेन? ओके, सो फॉर फ्रेशर्स मैं यही कहूँगा कि देखो, आईटी में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और अपने आप को कंपैरिजन नहीं करना है किसी और से कि मेरा दोस्त यार ये कर रहा है मैं भी ये कर लेता हूँ। ठीक है, आपको बहुत ही क्लियर रहना है कि अगर आपका इंटरेस्ट है, मान लीजिए फ्रंट एंड में है, बैक एंड में है, तो आप उसमें ही रहो, अच्छे से तैयारी करो। मैं मना नहीं कर रहा दूसरी चीज़ सीखने के लिए, आप बिल्कुल सीख सकते हो, बट पहले एक चीज़ कंप्लीट कर लो, उसमें कॉन्फिडेंस गेन कर लो, प्रोजेक्ट कर लो, और फिर दूसरी चीज़ बेशक अगर आपका बाद में मन करता है बैकएंड में जाने का, वो आप सीख सकते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम चीज़ 50% करेंगे, छोड़ देंगे, फिर दूसरी पकड़ लेंगे। ये काम नहीं करना है, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। ये हम ओवर थिंक कर करके अपने आप को क्या, चलो अब ये छोड़ देते, ये कर लेते, इसकी डिमांड है, अच्छा 4 साल बाद इसकी डिमांड नहीं रहेगी। ऐसे थॉट्स हम ओवर थिंक कर करके अपने आप को किल कर लेते हैं। ये चीज़ नहीं करनी है। मुझे लगता है आप हर चीज कर सकते हो, हर, चाहे डेवऑप्स हो, क्लाउड हो, बट आपको अपना खुद इंटरेस्ट देखना कि अच्छा आप 15-20 दिन दो किसी भी चीज़ में, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है और अगर वहाँ से आपको 30% भी समझ आने लग गया है, आप कंटिन्यू करो। तो फ्रेशर्स के लिए ये एडवाइस रहेगी, अगर आपको फ्रंट एंड में जाना है तो फ्रंट एंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ डिटेलिंग के अंदर, जैसे HTML CSS तो आप पढ़ते हो, जावास्क्रिप्ट आप पढ़ते हो, राइट? उसके बाद आपको एक फ्रेमवर्क लाइब्रेरी आना चाहिए विच इज़ रिएक्ट, एंगुलर, व्यू जेएस। अब डिमांड तीनों की है, आप जो पढ़ेंगे आपको वैसी कंपनीज कॉल करेंगी, ठीक है? बट हाँ, अभी रिएक्ट की डिमांड ज़्यादा है कंपेरेटिवली, क्योंकि रिएक्ट को समझना आसान है, सिंटेक्स बहुत ईजी है, तो वो कर लोगे। फिर रिडक्स है, फिर और भी चीज़ें आती हैं, वेब पैक है, क्योंकि कोई भी फ्रंट एंड डेवलपर होता है उसके 2 टास्क होते हैं। पहला, या तो वो जो डिज़ाइन होगा, जो भी यूआई डिज़ाइनर होगा जो फिग्मा पे डिज़ाइन करेगा, उसे कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो। दूसरा होता है कोर जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आप एक जावास्क्रिप्ट लॉजिक्स लगा रहे होगे। आप कंपोनेंट डिज़ाइन कर लिए, एप्लीकेशन डिज़ाइन हो गई, उसके बाद लॉजिक बिल्डिंग की बारी आती है। जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से लॉजिक्स लगाए जाते हैं। जैसे आप सर्च बार करोगे, आप फिल्टर बनाओगे, पेजिनेशन हो गया, तो वहाँ पे बहुत सारी डिपेंडेंसी यूज़ करके एक एप्लीकेशन को बनाया जाता है। और खाली इतना नहीं होता, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को भी हमें इंप्रूव करना है, तो वहाँ पे हम लेजी लोडिंग यूज़ करते हैं, CDN यूज़ करते हैं, राइट? ब्राउज़र कैशिंग यूज़ करते हैं, वेब पैक यूज़ करते हैं। तो ये आप साथ साथ सीख जाओगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जेस्ट एक जैसे टेस्टिंग हमारे पास लाइब्रेरीज है, तो जेस्ट है, आपको टेस्ट केसेस लिखने आने चाहिए। जो भी आपने मेथड बनाया है आप उसको टेस्ट भी करोगे कि हाँ वो ठीक है नहीं है, जिसे हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। तो ये सब चीज़ें आप सीख रहे होते हो। बट अब मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, ये एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है कंपनी के अंदर, बट ये थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी जैसे जैसे आप काम करेंगे, ग्रोथ होगी, आप सीखते जाएंगे। अगर कोई एक्सपीरियंस है 4 साल 3 साल बैक एंड प्रोफाइल में, उसको फ्रंट एंड में आना है, पहली बात तो आपको फ्रंट एंड से बैक एंड से हिलना नहीं है, जो आप कर रहे हैं, क्योंकि वही आपका एक्सपीरियंस है। आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं, आप मेंशन करें कि मैंने फ्रंट एंड सीख लिया है। आप जावा जानते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप बोलिए जावा मुझे आता है बट फ्रंट एंड मैंने सीख रखा है। तो वो आपके लिए एक एज क्रिएट करेगा कि हाँ इसको फ्रंट एंड भी आता है। तो कल को अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो आपको ऐसा फुल स्टैक देख सकते हैं, और कुछ स्टोरी आपको बैक एंड की और कुछ स्टोरी आपको फ्रंट एंड की दे सकते हैं। तो आप धीरे धीरे सीख लीजिए, और बाद में इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो कि मैंने लास्ट कंपनी में थोड़ा बहुत काम किया था। करा नहीं है, बट आप बोल दो, क्योंकि वहाँ से एक रास्ता खुल जाए। क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप कॉन्फिडेंट हो, आपने खुद के प्रोजेक्ट बनाए हैं, आपको वो नॉलेज है, तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि मैंने 4-5 महीने मुझे ट्रेनिंग मिली थी। आप बोल दो ट्रेनिंग मिली थी, यही मत बोलो कि प्रोजेक्ट मिला था, ट्रेनिंग मिली थी। तो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो। ओके, गॉट इट। तो ठीक है, एक क्वेश्चन जो कि रिपीटेडली आपके पास भी आता होगा, एंड इवन आई गॉट द सेम क्वेश्चन, एंड आई थिंक कि मेरे लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है, तो यहीं पूछ लेते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग सैलरी नेगोशिएशन। जब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आई वॉज अ फ्रेशर एंड मेरा जो फर्स्ट स्टेज था, तो आई वॉज नॉट हैविंग द आइडिया कि लाइक ये चीज़ कैसे करते हैं, एंड शुड आई आस्क फॉर मोर, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ऑफर जो है रिवोक कर ले। इस तरीके की चीज़ें आई होप कि काफ़ी फ्रेशर्स या जिनको नॉलेज नहीं उनके माइंड में भी रहती होगी। तो जैसा कि लाइक आपको अच्छे एक्सपीरियंस है एंड यू वर हैविंग मल्टीपल ऑफर्स, तो ये चीज़ लाइक व्हाट्स योर एडवाइस ऑन द सैलरी नेगोशिएशन पार्ट? देखो, सैलरी नेगोशिएशन आपका हक है, तो उसको घबराना नहीं है। आप जो आपको लगता है कि हाँ, फॉर एग्जांपल आपके पास, एग्जांपल लेके समझते हैं, आपके पास 10 लाख का ऑफर है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास 12 का है, 15 का है, 16 का है, 18 का है, 4 ऑफर हो रहे हैं। एक 12 का है, एक 14 का है, एक 16 का है, एक 18 का है। अब 3 महीने आपने नोटिस पीरियड सर्व किया, तो 4 ऑफर आपको आ गए हैं। पहले आपको ये फिगर आउट करना है आपको कौन सी ज्वाइन नहीं करनी है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अब 4 में से आपको 2 ज्वाइन नहीं करनी है।
आप सिंपल एक मेल बनाओ और उसमें लिखो कि उसमें आप मल्टीपल रीज़न दे सकते हो, आप लोकेशन इशू दे सकते हो, अब जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है वो लोग नहीं दे रहे हैं, ये रीज़न दे सकते हो। डायरेक्ट मना नहीं करना है, किसी के मुंह पे आप डायरेक्ट मना करोगे तो आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे नेक्स्ट टाइम के लिए। अच्छे से मना करो, और ताकि उनको भी समझ आए आपका रीज़न। अब वहाँ तुम झूठ बोलना है झूठ बोलो, सच बोलना है सच बोलो, तुम्हारी मर्जी है, पर तुम्हें वहाँ पे अपनी इमेज खराब करके वहाँ से नहीं जाना है। तो दो, अब 2 बज गई, ठीक है। अब 2 में देखो कि कंपैरिजन करो किसके पर्क्स ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, और किसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, ग्रोथ किस में ज़्यादा है, टेक्निकली तुम्हें कितना वहाँ से सीखने को मिल सकता है। तो वो आप बेसिक एचआर से बोल के एक टेक्निकल सेशन भी करवा सकते हो। वो आपको जो भी टेक्निकल पर्सन होगा उसके साथ एक कॉल अरेंज करवा देंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं टेक्निकली तो आप पूछ सकते हो, ये आपका राइट है, कोई पूछता नहीं है, बस एचआर से ऑफर लिया और फिर वेट करते हैं ज्वाइनिंग का। मैंने जब मैं था, मैंने माइंट्री के केस में ऐसा किया था, मैंने कहा कि इज इट पॉसिबल इफ यू कैन अरेंज वन सेशन विद एनी टेक्निकल पर्सन। तो मैंने उनसे पूछा क्या क्या स्टैक आप यूज़ करोगे, ये वो, तो आप ये कर सकते हो। और उसके बाद फिर जब आपके पास एक क्लैरिटी हो जाएगी कि अच्छा अब एक टेबल बन गई है, एक डिफरेंस बन रहा है कि अच्छा इसमें ये मिल रहा है इसमें ये मिल रहा है, देन उसके बेस पे आप काफ़ी हद तक उस जगह पे सोच पाओगे कि हाँ मेरे लिए ये ऑप्शन बेटर है, 16 वाली बेटर है, 18 वाली बेटर है। पैसा ज़रूरी है, बट मुझे लगता है पैसा आपको एक बार मिल जाएगा, बट मेंटल पीस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अब कुछ चीज़ें आप सब तो पहले एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें आप जब ज्वाइन करोगे काम करोगे तब सीखोगे, राइट। बट थोड़ा बहुत आप आइडिया ले लो, एटलीस्ट जितना चीज़ आपके हाथ में कंट्रोल है कि हाँ यार इतना मैं अपने एंड पे इतना चेक कर सकता हूँ, तो वो चेक कर लीजिए। और आई बात काउंटर ऑफर की, तो देखिए आज के टाइम पे ना चीज़ें बदल गई हैं। पहले होता था कि आपका एक्सपीरियंस इतना है तो आप इतना ही कमा सकते हैं, अब लिमिट, अब चीज़ें, अब ऐसा है कि आप डिसाइड करोगे। अगर आप बहुत स्किलफुल हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, एंड डिपेंड ऑन कंपनी रेपुटेशन, कंपनी टू कंपनी पैकेजेस बहुत वेरी करते हैं, तो अकॉर्डिंगली जैसे आपका अगर 10 है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि एग्जैक्ट फिगर मत बोलिए मुझे 12 लाख चाहिए। सो आई एम लुकिंग फॉर 50 to 60% हाइक, 30%, 30 to 40, हमेशा रेंज में बोलिए, 30 to 40%, 40 to 50%, ऐसे। ये नहीं बोलो कि 13 लाख रुपए चाहिए, कोई नहीं देगा ऐसे, बड़ा ही अजीब लगेगा। थोड़ा सा बोलना है प्रोफेशनली कि रेंज फॉर्म में बोलो आप, 30 to 40%, 35 to 40, ओके। तो वो फिर आपसे ये नहीं कहेगी कितना हो गया, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको उसी के आसपास आपको ऑफर करेंगे, ऐसे। अब अगर मान लीजिए आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आप किसी और कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो तो यू कैन मेंशन कि आई एम ऑलरेडी होल्डिंग वन ऑफर विच इज 12.8। तो फिर वो कहेंगे तुम्हें कितना चाहिए, तो आप बोल सकते हो जितना आप बेस्ट प्रोवाइड कर सको एज पर कंपनी स्टैंडर्ड, ऐसे। तो सारी बात ना नेगोशिएशन के अंदर बातचीत की है, कितना आप सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, कितना अच्छे से आप बात कर रहे हो, वही नेगोशिएशन है। और नेगोशिएशन हमेशा प्यार से होती है। वहाँ पे आपको अपने आप को ऐसे नहीं दिखाना है कि मुझे 14 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, ठीक है। तरीके से मांगोगे तो मिल जाएगा। काफ़ी आई मीन आपने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, एक प्रोफेशनल वे में कैसे करना चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आई विल ट्राई दिस टिप्स फॉर श्योर। ओके, तो एक और चीज़ जो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करी, तो आई वांट टू जस्ट पुट मोर फोकस ऑन दैट, जो था कि आपने बोला कि अगर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले हमें, आप चाहो तो एक 1-to-1 सेशन रख सकते हो विद टेक्निकल पर्सन, विच आई थिंक इज़ राइट। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि लेट्स से कि आपकी हायरिंग किसी स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए हुई, बट लेटर ऑन जब आप कंपनी ज्वाइन कर ले रहे हो उसके बाद आपको काम कुछ और मिल रहा है, राइट। तो इट वुड हेल्पफुल, इट वुड हेल्पफुल, बट सर्विस बेस पे तुम्हें बहुत रेयर दिखेगा ये। बाय चांस माइंडरी में मेरा वो तुक्का बैठ गया, मुझे एक सेशन मिल गया बात करने का। प्रोडक्ट बेस में तो आपको आराम से इवन आपका जो इंटरव्यू ले रहा है उसी के प्रोजेक्ट में आप जा रहे होगे, ऐसा ही हो रहा होता है। बट सर्विस बेस में क्या होता है, समटाइम बल्क हायरिंग होती है। अब अगर सब ये बोलने बैठ जाएंगे तो वो सबके लिए तो टेक्निकल पर्सन अरेंज नहीं करा सकते, बट उसमें फिर पैकेज लो रहता है। अब जैसे जब आप करियर स्टार्ट करते हो, आप जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था मेरा पैकेज 3.2 लाख था, ठीक है। तो हमें वहाँ पे 60 जनों का बूट कैंप था, मतलब 60 लोगों की ट्रेनिंग, 60 लोगों को हायर किया था एक साथ। तो वहाँ हम ये नहीं बोल सकते मुझे टेक्निकल सेशन दो पहले, क्या होगा। तो वहाँ तो मेरे हाथ में नहीं है चीज़ें, डिपेंड ऑन कंपनी। आप कंपनी का पहले बैकग्राउंड चेक करो, क्या रेपुटेशन है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। आप ऑलरेडी 3-4 साल एक्सपीरियंस हो तो आप बोल सकते हो, आपको जरूर एचआर प्रोवाइड करेगा। सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप स्विच कर रहे हैं, और क्या स्टैक है ग्रोथ वाइज भी, पैसा भी वाइज भी, और पर्सनल जैसे वर्क लाइफ बैलेंस। अब वर्क लाइफ बैलेंस डिपेंड करती है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी, बट फिर भी थोड़ा आप लिंक्डइन पे, जैसे मान लो आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, एग्जांपल आप पेटीएम ज्वाइन कर रहे हो, तो आप लिंक्डइन पे जो भी पेटीएम पे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, यू कैन पिंग
कि मुझे पेटीएम से ऑफर है। जब मैंने एडिडास ज्वाइन किया था, मेरे ऑलरेडी फ्रेंड थे, मैंने उनसे ही बात करी, मैंने 2-3 लोगों से और बात करी जो एडिडास में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप पहले वो रिव्यू ले लो लोगों से, देन आप डिसाइड कीजिए। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट है। जितना हो सके उतना बोलिए, जितना हो सके उतना बोलिए, लाइक जो भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, क्योंकि बाद में ज्वाइनिंग करने के बाद कोई नहीं सुनेगा। जो पूछना है पहले पूछिए। अब जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ आईटी से इन्फोटेक का, मुझे नहीं पता था कि मेरे को बेंच पे डाल देंगे, वो बाद में ज्वाइन करने के बाद हुआ। अब इसमें ना मेरी गलती है, हाँ उनकी जरूर गलती, उन्होंने बताया नहीं। तो ऐसा केस अगर आपके साथ होता तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब उसमें आपकी गलती नहीं थी। इवन इतना प्रोएक्टिव होने के बावजूद भी मैं ज्वाइन करने के बाद मैं फंस गया। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, इतने सारे इंटरव्यूज दिए, इतने सारे ऑफर लिए, 10-11 ऑफर्स थे मेरे पास, फिर जाके मैंने आईटीसी ज्वाइन किया, बाद में सीधा बेंच पे डाल दिया। तो फिर मैं दोबारा अंदर इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है जब सर्विस बेस्ड कंपनी में आप काम करते हो, आप बेंच पे होते हो ना, तो आपको प्रोजेक्ट में जाने के लिए इंटरव्यू देने पड़ते हैं। आप पर प्रोडक्ट बेस में, जैसे मैं एडिडास में हूँ, यहाँ पे कोई बेंच नहीं है, हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, आज इस प्रोडक्ट पे है, कल उस प्रोडक्ट पे है, पर बेंच सिस्टम कुछ नहीं है। और नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं। जो एक बार इंटरव्यू दे के आए हैं वही हमारा माना जाएगा आगे। हाँ, कल को अगर रोल चेंज है उसके लिए प्रॉपर इंटरव्यू होगा दोबारा से। ओके ओके, ठीक है। आपने यहाँ पे बेंच के बारे में स्पेसिफाई किया, तो जस्ट वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट ओनली, कि अब जैसे फ्रेशर्स है, मोस्टली मैंने कंपनीज में देखा है, एंड इवन माई फ्रेंड्स वर अ पार्ट ऑफ इट, तो 11-11 महीने तक या एक साल तक, इवन आई हैव सीन, इवन नॉट जस्ट फ्रेशर्स बट एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि 1 साल तक प्रोजेक्ट ही नहीं उन्हें साइन हो रहा है। तो मतलब इस टाइम पे आपकी क्या एडवाइस है, लाइक शुड दे लुक फॉर अ न्यू कंपनी, या फिर अपने आप को वहीं अपस्किल करते रहना है? जस्ट वांट टू नो योर पॉइंट। यस, वेरी गुड पॉइंट। देखो होता क्या, जब आप बेंच पे होते हो ना, तो आपको गंदी आदत पड़ जाती है, सैलरी तो आ ही रही है, मौज करो अपना, लोग आउट कर दो, बाहर घूमने चले जाओ। देखो ये सब ना छोटी छोटी खुशियां हैं जो कुछ टाइम के लिए रहेंगी। बाद में जब आप 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, जब आपको लगेगा यार अब तो कंपनी का मेल आ सकता है कि बाय बाय, या टर्मिनेट कर सकते हैं 7 डेज के अंदर, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, फिर आपको दोबारा से ब्रशअप करना पड़ेगा। फिर अपने बेंच वाले एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करना बाहर बहुत ही मुश्किल होता है। क्या बोलोगे, बेंच पे था, क्या किया, कुछ नहीं किया। तो इसीलिए कम से कम मैं बताता हूँ, देखो इस चीज से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका ये, आप 3 महीने दीजिए, आप मैक्सिमम 3 महीने तक बेंच पे रहिए और अपने आप को बहुत अच्छे से अपस्किल कीजिए। किसी वजह से प्रोजेक्ट नहीं है, अपने आप को अपस्किल कीजिए किसी दूसरी कंपनी के लिए, और बाहर ट्राई करते रहिए, जैसे मैंने किया। पेटीएम से आया, एडिडास से आया, एटलासियन भी एक अच्छी कंपनी है, मुझे वहां से भी आया था, बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरी ज्वाइनिंग थी 11 को, एटलासियन का इंटरव्यू था 13 तारीख को। तो मैंने कहा ओके, फिर मैंने एडिडास ज्वाइन, मैंने कहा अब तो ज्वाइन कर लिया, फिर मैंने वहाँ इंटरव्यू नहीं दिया। तो ठीक है, अब क्योंकि फिर मैंने कहा इनको मना करूंगा तो नहीं, एक अपनी भी एक कमिटमेंट होनी चाहिए। अब ज्वाइन कर लिया तो इस पे ही रहेंगे, वर्ड्स ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस यही चीज है। आपका क्वेश्चन सॉरी क्या था, मैं फ्लो में कहीं और चला गया। हाँ, बेंच पीरियड को लाइक कैसे यूटिलाइज करें। सो या तो 3 महीने आप बेंच पे रहिए और अपने आप को अपस्किल कीजिए बहुत अच्छे से। अगर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, एक टाइम पे आपको सेंसेस आएंगे कि यार यहाँ पे प्रोजेक्ट कब तक मिल सकता है, नहीं मिल सकता। 3 महीने के बाद बाहर देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 3 महीने आप पढ़ लीजिए, 3 महीने काफी है किसी भी टेक्नोलॉजी पे अपने आप को अच्छा करने में प्रोजेक्ट के साथ। अगर आप एक्सपीरियंस हैं 2 साल 3 साल, और अगर फ्रेशर भी हैं, फिर भी मैं कहूँगा 3 महीने अपने आप को अच्छा कर लीजिए और बाहर देखना शुरू कीजिए। 8-9 महीने, 1-1 साल बेंच पे मत रहिए। देखो सैलरी जरूर आ रही है, बट बाद में आपको दिक्कत होगी। राइट, ये आपने काफ़ी सही पॉइंट मेंशन किया। लाइक आई हैव सीन दिस थिंग, जो कि आपने बोला कि लोग को कुछ इवन नॉट फ्रेशर्स बट एक्सपीरियंस से कुछ काम नहीं है तो अपना घूमने निकल गए, जस्ट बिकॉज नो वन इज चेकिंग ऑन यू कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। सो आई थिंक सर, लाइक यही कुछ क्वेश्चंस थे दैट आई वांटेड टू आस्क विथ यू, राइट। बट बिफोर रैप अप, लाइक जैसा कि आप जान रहे हो कि अभी क्या सिनेरियो है कि जो 23 बैच के स्टूडेंट्स है, लाइक दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़, एंड आई बिलीव दैट इट्स नॉट देयर फॉल्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं रिसेशन है या हायरिंग फ्रीज है या ले ऑफ्स है, बट हाँ चीज़ें हो रही हैं सॉर्ट ऑफ स्टेबल। तो उनके लिए अगर आपके पास आप कोई एडवाइस देना चाहते हो, लाइक व्हाट दे कैन डू इन दिस फेज, इन दिस सिनेरियो। देखो मेरे को बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। अभी मैं बहुत सारे कॉलेजेस गया और वहाँ भी ये क्वेश्चंस थे कि भैया अभी मार्केट में जॉब्स नहीं है, एज अ फ्रेशर हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि अभी कोई और ऑप्शन नहीं है, राइट। तो आप देखो, आप चाहे कितना ओवर थिंक कर लो या कितने परेशान हो जाओ, उससे कुछ नहीं होगा, राइट। अच्छा यही है कि आप वेट कीजिए,
ट्राई करना मत छोड़िए। आप अगर नौकरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, लिंक्डइन के थ्रू किसी को अप्रोच कर रहे हैं, मेक श्योर लिंक्डइन पे अपने आप को एक्टिव रखिए। ये नहीं बस लिंक्डइन पे अकाउंट बना हुआ है, अगर आपको एक्चुअल में जॉब चाहिए तो आपको लिंक्डइन पे अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे सौम्या है, इनका बहुत अच्छा लिंक्डइन हैंडल है, मैंने देखा एक्टिव बहुत है। और जब आपके आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग होंगे तो चांसेस वहां से होते हैं रेफरर के, कोई ना कोई आपको वहां से अपॉर्चुनिटी दे रहा होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप ऑनलाइन प्रेजेंस, ये नहीं कि बस आप प्रॉब्लम क्या है, जॉब लेने जा रहे हो, बट आपके क्रेडेंशियल्स भी बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। कोई आपको सामने से तभी एंटरटेन करेगा जब आपके पास कुछ होगा। स्किल्स हैं अच्छी बात है, बट साथ में अगर ऑनलाइन प्रेजेंस है आपकी, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अभी मैं यही कहूंगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम ठीक है। आईटी में क्या होता है कि चीजें हमेशा सेम नहीं रहती हैं, चीजें बहुत ही 6 6 महीने बदलती रहती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है। तो ठीक है, अभी ये टाइम नहीं है, जैसे अभी नया साल शुरू होगा जनवरी फेब के बाद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और अभी मैंने देखा लिंक्डइन पे कुछ लोगों की जॉब्स लोगों को मिल रही है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अब हायरिंग बिल्कुल स्टॉप हो गई है, ऐसा नहीं है। हाँ, हायरिंग फ्रीज है कुछ कुछ कंपनी से, बट वो ओपन हो जाएंगी जल्दी। बट अच्छा टाइम अब इसको, अब एक स्टूडेंट है जो सोच रहा है यार जॉब ही नहीं है, और एक है जो मेहनत करे जा रहा है, वो अपने आप को और अच्छा करे जा रहा है और एफर्ट लगा रहा है लिंक्डइन के ऊपर, कोल्ड ईमेल सेंड कर रहा है कि हाय माय नेम इज दिस, आई एम हैविंग इतना एक्सपीरियंस, दिस इज माय टेक्नोलॉजी स्टैक, दीज आर माय प्रोजेक्ट्स, एंड प्लीज हैव अ लुक ऑन माय सीवी एंड लेट मी नो इफ एनी अपॉर्चुनिटीज आर देयर। वो उसने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भेज दिए हैं लोगों को, और नौकरी पे भी अप्लाई कर रहा है। बिलीव मी, अगर आप इस माइंडसेट से जाएंगे, आज नहीं तो कल आपको कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। ऐसा हो सकता है कि पैकेज कम हो, बट कोई बात नहीं, मैंने भी 3.2 से स्टार्ट किया था, बट आज इक्वेशन बिल्कुल अलग है। सो दिस इज इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आप जैसे थॉट्स आप क्रिएट करेंगे, आपके एक्शन वैसे हो जाएंगे। एंड बहुत बार कहते हैं लोग कि लक 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 कुछ नहीं होता, योर एक्शन डिसाइड योर लक। आपके एक्शन ऑटोमेटिकली आपका लक बनाएंगे। अब कोई मुझे कहे कि आपका लक बहुत अच्छा है अजय, अब मैं एक काम करता हूँ, अपनी जॉब छोड़ता हूँ, यूट्यूब छोड़ता हूँ, बैठ जाता हूँ साइड में, उससे कुछ नहीं होगा। बिकॉज अगर मैं मेहनत ही नहीं करूँगा तो मेरा लक कैसे बनेगा। तो आपको मेहनत करते रहना है, पॉजिटिव रहना है, और अच्छे लोगों के आसपास रहना है। जहाँ नेगेटिविटी दिखे, 2 कदम पीछे। गॉट इट। सो मतलब आपने काफ़ी अच्छे पॉइंट मेंशन किए, एंड आई मीन आपसे बात करके मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई होप कि ये पॉडकास्ट ऑडियंस के लिए, फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच सर, अगेन थैंक्स फॉर बीइंग हियर ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच सौम्या, थैंक यू।